हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए इंटर पेपर नंबर 12 के एमसीक्यू, जो कि आपका पेपर है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। उसका जो ऑडिट पार्ट है उसके एमसीक्यूज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, आप जानते हैं। तो एमसीक्यू पैटर्न उसमें रहेगा 75 मार्क्स का, तो उसके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटी ऑडिट। डिफरेंट टाइप की क्वालिटी ऑडिट कौन कौन सी है? ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस ऑडिट, मैनेजमेंट और सिस्टम, और रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन। तो अगर कहा जाए तो सारी ही ऑडिट क्वालिटी ऑडिट में कवर होती है। ओके, चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो वो मैं आपको सीधे बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चन के पीछे लॉजिक होगा तो मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। ठीक है, एक बार आपने कोर्स पूरा पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो सारे ऑडिट के पूरे सिलेबस का है। ठीक है, तो आई होप आपने एक बार पूरा कोर्स पढ़ रखा होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द ऑडिटर इज ए एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, देखो ऑडिटर कभी एम्प्लॉय होता है क्या? एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो अगर एम्प्लॉय की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सी ऑडिट की बात चल रही होगी? इंटरनल ऑडिट की बात चल रही होगी। ओके, तो देखते हैं क्या पूछा है। व्हेन द auditor is an employee of the organization being audited, the audit is classified as। कौन सी ऑडिट बोले जाएगी उसे? इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों? तो हम कहेंगे इसे इंटरनल ऑडिट कहा जाएगा, क्योंकि ऑडिट करने वाला जो ऑडिटर है वो कंपनी का एम्प्लॉय है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज द। कौन सी ऑडिट सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है? विच एग्जामिन सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एज ए होल। ऐसी कौन सी ऑडिट है जो पूरे सिस्टम को कवर करती है? तो हम कहेंगे क्वालिटी ऑडिट। इनमें से क्वालिटी ऑडिट ऐसी है जो पूरे सिस्टम को कवर करती है। ओके ओके, चलिए आगे लिखा है ईच ऑफ थ्री पार्टीज इन्वॉल्व इन ए ऑडिट प्ले ए रोल दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। ऑडिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी तीन पार्टियां होती हैं? देखिए, मोस्टली ऑडिट में दो पार्टी होती है, ऑडिटर एंड ऑडिटी। ऑडिटर एंड ऑडिटी, पर कई बार ऑडिट में तीन पार्टियां भी होती है, जिसमें क्लाइंट होता है ऑडिट करवाने वाला, ऑडिटर होता है ऑडिट करने वाला, एंड ऑडिटी होता है जिसकी ऑडिट होनी है। ठीक है, तो अगर थ्री पार्टी हमसे पूछा गया है तो जाहिर सी बात है ये हमारा आंसर रहेगा। तो क्लाइंट ऑडिटर ऑडिटियर नहीं, गलत हो जाएगा। द क्लाइंट ऑडिटर एंड ऑडिटाई, ये भी गलत हो जाएगा। ऑडाइट क्या लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। द क्लाइंट मॉडरेटर, मॉडरेटर नहीं होता है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। द क्लाइंट ऑडिटर एंड ऑडिटी, ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड इन 3 स्टेप। ऑडिट 3 स्टेप में होती है। ठीक है, ए प्री एग्जामिनेशन और ओपनिंग मीटिंग विद द ऑडिटी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। मतलब क्लाइंट से मिलना, ऑडिटी से मिलना और उसकी सारी जानकारी लेना, ये क्या हो जाता है? ऑडिट की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद लिखा है इन्वॉल्व्स ए सुटेबिलिटी ऑडिट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस अगेंस्ट द सेलेक्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड पहले से फिक्स है उनके अकॉर्डिंग ऑडिट को करना। ठीक है, कंपैरिजन करना कि जो एक्चुअल रिजल्ट है क्या वो स्टैंडर्ड से मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है द ऑडिटर एग्जामिन इन डेप्थ मतलब डिटेल में द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। जो क्वालिटी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है
क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, इसका इनडेप्थ एग्जामिनेशन कौन करता है, ऑडिटर करता है। क्या ये बात सही है या गलत है, तो हम कहेंगे ये तीनों बाकी बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा फैक्ट ट्रू है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑडिट इज ए फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट किसके साथ कंपेयर करते हैं, अभी तो कहा था ये रहा, रेफरेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को कंपेयर करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड प्लान, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, प्री मैच्योर रिजल्ट और प्रीलिमिनरी रिजल्ट। नहीं, हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो पहले से डिटरमाइन स्टैंडर्ड होते हैं या प्लान होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे रिजल्ट सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 कह रहा है द ब्लैंक है इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड एंड सेलेक्ट स्टाफ मेंबर टू accompany द ऑडिटर। मतलब कि ऑडिटर की मदद करने के लिए स्टाफ और उसको नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कौन करवाएगा, बताओ कौन करवाएगा, ऑडिटर? नहीं, ऑडिटर को तो करवाने हैं। क्लाइंट करवाएगा? नहीं। इंटरनल ऑडिटर करवाएगा? इंटरनल ऑडिटर क्यों करवाएगा, वो तो अलग से एक ऑडिटर है। ऑडिट ही करवाएगा, मतलब जिसकी ऑडिट होनी है वो ऑडिटर को सपोर्ट करेगा और उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी फुलफिल करेगा, ठीक है, और अपने स्टाफ मेंबर से भी कोऑपरेट करने को कहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, CAAT स्टैंड फॉर, ठीक है, तो ये तो होती है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक या ऑडिट टूल इसको हम बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन पहला है कॉर्नवेल एयर एम्बुलेंस ट्रस्ट, नहीं। चिल्ड्रन एयर एम्बुलेंस ट्रस्ट, नहीं। सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव टू एनिमल टेस्टिंग, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, बिल्कुल, इसको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टूल भी कह सकते हैं और ऑडिटिंग टेक्निक भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक रहेगी। तो जैसा भी ऑप्शन आपके पास, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सही है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव टू रिटेन वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर को कितने टाइम तक रखना होता है, 7 साल के लिए रखना होता है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। 7 साल के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने होते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई कल को लिटिगेशन हो या कोई भी एलिगेशन आए कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं करी तो आप उनको प्रूव कर सकें। ओके, नेक्स्ट ऐसे 210 स्टैंड्स फॉर। देखिए ये जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जिनके हमसे नाम पूछे हैं, इनके नाम में कोई लॉजिक नहीं है, ये तो नाम आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये नाम आपको याद करने हैं। सबसे पहले पूछा है ऐसे 210 किससे डील करता है, तो ऐसे 210 डील करता है भैया क्वालिटी कंट्रोल, नहीं। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बिल्कुल, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के साथ डील करता है। इसमें आगे के ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको नाम याद है तो आप सीधा नाम पे टिक करेंगे, ठीक है। जैसे एएस के नाम होते हैं ना कि AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी है, AS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, ठीक है, AS3 कैश फ्लो है, उसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के नाम आपको याद करने हैं। ओके, चलिए आगे पूछा है ऐसे 230 किसका है, तो ऐसे 230 यही भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, याद है ना, क्लास में पढ़ा था। ऐसे 230 किसका है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी कुछ नाम ही पूछे तो नाम वाले में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे 530 किसके साथ डील करता है, किससे रिलेटेड है, तो ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग से रिलेटेड होता है कि हमें कितना चेकिंग करना है, किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करना है कि हमारी जो रिस्क है वो मैनेज रहे, तो ऑडिट सैंपलिंग से डील करता है ऐसे 530। ओके, आगे पूछा है अगेन ऐसे 300 किसके साथ डील करता है, तो ऐसे 300 डील करता है ऑडिट प्लानिंग के साथ। किसी भी ऑडिट को करने के लिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है, तो वो प्लानिंग कैसे होगी उसके लिए हमें ऐसे 300 गाइड करता है। ओके, तो ये किसके साथ डील करता है, ऑडिट प्लानिंग के साथ डील करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि परमानेंट ऑडिट फाइल। अब देखो हमने दो फाइल पढ़ी थी ना, एक परमानेंट ऑडिट फाइल और एक पढ़ी थी टेम्परेरी, करंट बोल दो, करंट ऑडिट फाइल।
तो जो डॉक्यूमेंट हमें लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखने होते हैं या काम आते हैं उनको तो हम यहाँ रखते हैं, और जो वर्किंग पेपर होते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या पूछा है। परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन्स, क्या क्या चीजें होती हैं। कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर नहीं, ये तो वर्किंग का पार्ट है, ये करंट में आएगा। ऑडिट प्रोग्राम भी करंट में आएगा। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेज, ये भी करंट में आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड, ये आएगा परमानेंट ऑडिट फाइल में। सिग्निफिकेंट रेशियो, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं उनका जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम परमानेंट फाइल में रखते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हमारे काम आता है। ठीक है, और ये बाकी चीजें जो दे रखी है ये तो प्रोसेस है, ये तो ऑडिट करने का एक प्रोसेस है, उसके डॉक्यूमेंट है। आगे पूछा है करंट ऑडिट फाइल कंटेंट। करंट फाइल में क्या होता है, तो करंट फाइल में देख लो, ये तीनों चीजें करंट फाइल में होती हैं। एओए एमओए नहीं, ये परमानेंट फाइल में होता है। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो अभी पढ़ा था, परमानेंट फाइल में होता है। नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी परमानेंट फाइल में होता है। ऑडिट प्रोग्राम, ये करंट फाइल में होता है। देखो आप यहाँ से क्रॉस टैली भी कर सकते हैं। वहां पे पूछा था परमानेंट में क्या होता है, तो हमने ऑडिट प्रोग्राम को ना कहा था। यहाँ पूछा करंट में क्या होता है, तो हम ऑडिट प्रोग्राम को हाँ कह रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं ये भी देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज फॉर्मुलेट इन ओवरऑल ओपिनियन। आप जब ऑडिट कर रहे हैं तो आप अपनी ओपिनियन किस पे बना रहे हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, या इनमें से किसी पे नहीं। देखो इस पेपर के अंदर जितनी बातें हो रही हैं वो सारी कंपनी ऑडिट की, फाइनेंशियल ऑडिट की हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा आंसर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर यही बात कॉस्ट ऑडिट की हो रही होती तो हम कॉस्ट स्टेटमेंट भी कर सकते थे, पर बात यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट की हो रही है इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट। इंटरनल ऑडिट किसके प्रोटेक्शन के लिए की जाती है? असेट के, बिल्कुल असेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब असेट का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बेटर हो रहा है, ऑप्टिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए इंटरनल ऑडिट हम कराते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑडिट स्टाफ, नहीं ऑडिट स्टाफ का प्रोटेक्शन क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है। अकाउंटेंट नहीं, मैनेजमेंट नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा असेट। असेट के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनल ऑडिट करवाई जाती है। ठीक है, असेट में सारी चीजें आ जाती हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन की असेट है। आगे चलते हैं 18 पे। द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर। कहाँ पे एरर ढूंढते हैं भाई, इंटरनल ऑडिट में एरर कहाँ ढूंढी जाती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, हाँ। एम्प्लॉय रिकॉर्ड में, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एम्प्लॉय रिकॉर्ड भी आ जाता है, कैश रिकॉर्ड भी आ जाता है, बैंक रिकॉर्ड भी आ जाता है, सारे रिकॉर्ड ही आ जाते हैं अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अगर एरर ढूंढ ली है तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं वो अकाउंटिंग के लिए, मतलब फाइनेंशियल ऑडिट होती है एक तरीके की, तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ढूंढेंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में गलती ढूंढना मतलब कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में गलती ढूंढना। ओके, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन द लाइबिलिटी। किसकी लाइबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं भाई? इंटरनल ऑडिट में हम किसकी लाइबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं? मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी। तो कौन काम कर रहा है? एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर तो नहीं है। एम्प्लॉय, यस एम्प्लॉय की बात करेंगे हम, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अकाउंटेंट, अगर एम्प्लॉय है तो वो भी इसी में आ गया। ठीक है, और एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर की लाइबिलिटी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर हम एम्प्लॉय की लाइबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, कई क्वेश्चन में देखो पॉइंट ऐसे बना रखे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, माइंड में थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ये भी तो हो सकता था। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी ऐसा हो कि दो आंसर हमें कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इन दैट केस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना, ओके, तो इंटरनल ऑडिट किसकी लाइबिलिटी डिसाइड करता है? एम्प्लॉय की। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, मैं ये कह रहा था आपको कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो हमें टिक करना चाहिए। ओके, चलिए, और इसीलिए देखो ये एक क्लास है, इस क्लास में जितने क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या था ये आप पढ़ लेंगे और वो आपको आगे तक मदद करेगा। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। द असेट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू, अभी तो बताया था असेट प्रोटेक्ट कौन करता है, कैसे करते हैं, इंटरनल ऑडिट से। तो ये तो उसी का रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया। इंटरनल ऑडिट क्या करता है, असेट का प्रोटेक्शन। असेट प्रोटेक्शन कौन करता है, इंटरनल ऑडिट करता है। तो बस हो गया ना काम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मीन फॉर डेप्थ ऑफ स्टाफ। डेप्थ का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कमी, ठीक है, या इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी, तो इंटरनल ऑडिट के अंदर किसकी इनएफिशिएंसी निकाली जाती है, स्टाफ की, टाइम की, टाइम एंड फंड की, या फंड की। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंटरनल ऑडिट हम किसके ध्यान रखने के लिए करवा रहे हैं या किसको चेक करने के लिए करवा रहे हैं, एम्प्लॉय को। तो स्टाफ में जो कमी है, जो इनएफिशिएंसी है, उसको निकालने के लिए हम इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं। ओके, ठीक है। देखिए इंटरनल ऑडिट कराने के पर्पस तो बहुत सारे हैं, और यहाँ पे हमें वो पर्पस देखना है जो हमारे ऑप्शन से बनता है। ओके, आप कहेंगे सर स्टाफ में कमी करवा निकालने के लिए ही थोड़ी इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं, असेट प्रोटेक्शन के लिए ही थोड़ी इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं, और भी तो पर्पज है। बिल्कुल, और भी पर्पज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Review of internal control system is very important for the auditor, as the effectiveness of internal control system will determine the extent of checking to be done by। किसको इंटरनल सिस्टम को रिव्यू करना जरूरी होता है, ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे काम कितना करना है। बताइए, क्या मैनेजमेंट? नहीं, मैनेजमेंट तो वैसे पूरा काम ही कर रहा है, उसको इंटरनल सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही अकाउंटेंट को पड़ेगा, ऑडिटर को पड़ेगा। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हम रिव्यू करते हैं, चेकिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, हम चेकिंग करते हैं, और हम ये देखते हैं उस केस में हम ये देखते हैं कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो हमें कम चेकिंग करनी पड़ेगी, और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑडिटर की। तो ऑडिटर अपना जो एक्सटेंट है, जिसको हम बोलते हैं एनटीई, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, कितनी ऑडिट और किस हद तक करनी है, ये वो किससे चेक करता है? इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस से। ओके, इससे डिटरमाइन करता है। आगे चलते हैं। ओके, तो इंटरनल कंट्रोल जैसा भी होगा वैसा हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 प्रूविंग द ट्रूथ, सच को साबित करना। मींस, इसका मतलब क्या है? वाउचिंग, किस चीज की वाउचिंग? पेमेंट की वाउचिंग, एक्सपेंसेस की वाउचिंग, असेट की होती है क्या वाउचिंग? नहीं, असेट एंड लायबिलिटी का वेरिफिकेशन होता है, वाउचिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो एक्सपेंसेस की वाउचिंग होगी, एक्सपेंसेस वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है, सच्चा है या झूठा है, ये जानने के लिए हमें उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट चेक करने की प्रोसेस को ही वाउचिंग कहते हैं। ओके, चलिए आगे लिखा है 24। चेक लिस्ट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो। बोलो, चेक लिस्ट किसके लिए बनाते हैं? ऑडिटर बनाता है चेक लिस्ट, ताकि कोई काम रह ना जाए, छूट ना जाए। और ये चेकलिस्ट किसको फॉलो करनी पड़ती है? जो ऑडिट टीम मेंबर होते हैं, ऑडिट की टीम में जो मेंबर होते हैं उनको फॉलो करनी होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारे। इंटरनल ऑडिटर नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं, ऑडिटर खुद के लिए नहीं, मेंबर की बात चल रही है, टीम मेंबर जो होते हैं ना, सबऑर्डिनेट्स, उनकी बात। ऑडिट असिस्टेंट, यस। चेकलिस्ट ऑडिटर असिस्टेंट जो होते हैं उनको चेक करनी होती है, उनको देखना होता है कि इनमें से कोई काम रह गया नहीं, क्योंकि आप जानते हैं एक्चुअल जो ऑडिट वर्क होता है वो असिस्टेंट ही करता है, ऑडिटर तो उनको रिव्यू करता है, सुपरवाइज करता है। एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एम्प्लॉय चेकलिस्ट, हमारी चेकलिस्ट का एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको हमारी चेकलिस्ट से कोई मतलब नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी
कंटेन द क्वेश्चंस नीड टू बी फॉलोड बाय। हाँ, जब हम कोई क्वेश्चनरी बनाते हैं इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, तो उस क्वेश्चनरी को भरेगा कौन, ये बताओ आप। क्या एम्प्लॉयर भरेगा? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो खुद को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, नीचे लेवल पे जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो तो वो नहीं भरेगा। ठीक है, और वो उसको एक्चुअल बात नहीं पता, हो सकता है उसने जो डिजाइन किया होगा वो उसको पता है, पर एक्चुअलिटी की बातें उनको भी नहीं पता होती है, तो नहीं, वो नहीं भरेगा। एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस, एम्प्लॉय भरेंगे। कि जैसे मान लीजिए कोई किसी डिपार्टमेंट का टेक केयर करने वाला है, उसको हमने दे दिया कि भाई इससे रिलेटेड सारी जानकारी की क्वेश्चनरी आप भर दो। ठीक है, कोई कहाँ पे संभालने वाला है, हमने उसको दे दिया, कोई कहीं का मैनेजर, हमने उसको दे दिया, तो वो लोग इनको भरेंगे। ठीक है, ऑडिटर, ऑडिटर ने तो बनाई है क्वेश्चनरी, वो नहीं करेगा। और बैंकर, बैंकर का तो मतलब ही नहीं। तो एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस क्वेश्चनरी को चेक करेंगे कि भैया इसमें इसके अकॉर्डिंग हाँ ना यस नो जो भी आंसर होंगे वो लिख देंगे, और फिर हम उसके हिसाब से असेस करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है। समझ गए? चलिए, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है मॉड्यूल में, उससे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, कंपनी ऑडिट। 2 मिनट का ब्रेक ले लो आराम से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वेलकम बैक। हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 7 कंपनी ऑडिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जिसके अंदर कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये तीनों ऑडिट कवर होगी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन, कितने दिन में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है? सबको पता होगा आपको, 30 डेज, 30 दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाता है। कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन, कॉस्ट ऑडिट कौन से सेक्शन में कवर होती है कंपनीज एक्ट के? तो सेक्शन 148। कॉस्ट ऑडिट जो है वो सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर होती है। ओके, सेक्रेटरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन, सेक्रेटरियल ऑडिट जो सीएस करता है वो कौन से सेक्शन में कवर होती है? तो वो कवर होती है सेक्शन 204। अब ये देखो, जितने सेक्शंस हैं या जितने ऐसे के नाम वगैरह है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनमें बताने वाली बात कोई भी नहीं है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? देखिए, प्राइवेट कंपनी जो होती है उनमें या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है या शेयर होल्डर करते हैं, पर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, आगे चलते हैं।
while conducting the audit of financial statement, किसकी ऑडिट करने की बात चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद, ऑडिटर को किस बात का ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट थोड़ी ना कर रहे हैं हम, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कर रहे हम, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब कि जो एसेज हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके चलिए, बड़ा आसान था ये तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय, कौन करता है कॉस्ट ऑडिट, आप लोग करते हैं। आप लोग कौन है, कॉस्ट ऑडिटर है, सीएमए है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट करता है सीएमए इन प्रैक्टिस जो होता है, ठीक है, जिसके पास सीओपी होती है, तो कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है। आगे पूछा सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, सीएस करता है। तो सिंपल सी बात है ना, सीए, सीएस, सीएमए, तो ये फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, ठीक है। ये सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑडिट करते हैं। लो जी, ये तो सिंपल सा काम है, तो इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फॉर्म कौन सा होता है, CRA 1। 4 फॉर्म होते हैं टोटल, CRA 1 2 3 4। 1 होता है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, 2 होता है जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने के लिए कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, 3 ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म है, और 4 जो है ऑडिट रिपोर्ट में जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है उसके एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका फॉर्म है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। 2 रिक्वायरमेंट है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या उससे ज्यादा होती है, और टर्नओवर जो होता है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, कितनी, 50 करोड़। नेक्स्ट पूछा है सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग टर्नओवर, अभी तो बताया था 250, तो कर दो 250, दैट्स इट। ओके, फॉर्म फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म कौन सा होता है, MR3। MR3 फॉर्म में सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट जाती है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ओके, सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में ज्यादा नहीं दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है और ये सारे क्वेश्चन उसी में से कवर हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है कॉस्ट ऑडिटर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमेटी, नहीं, ऑडिट कमेटी अपॉइंट नहीं करती है, रिकमेंडेशन देती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, पर आगे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, ये आंसर और ये आंसर वैसे दोनों ठीक है, पर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गया क्योंकि ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन भी कंसीडर किए जाते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह शेयर होल्डर होता, तो हमारा आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही होता, ये बात आप ध्यान रखना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो आपको टिक लगाना है। आगे आते हैं, द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी शुड बी, एक साल में ऑडिट कमेटी की कितनी मीटिंग होनी चाहिए, एक साल में ऑडिट कमेटी की कितनी मीटिंग होनी चाहिए, 4। ऑडिट कमेटी की कितनी मीटिंग होनी चाहिए एक साल में, 4 मीटिंग होनी चाहिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ऑडिट कमेटी शुड हैव, मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 और मोर डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है द पर्सन एक्ट एज ए सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, तो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी होता है या तो कंपनी सेक्रेटरी, और या फिर जो चीफ ऑफिसर होता है इंटरनल ऑडिट का वो होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है एम्प्लॉई, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी या चेयरमैन, तो हम कहेंगे कंपनी सेक्रेटरी। ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी। आगे चलते हैं, ए नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमेटी शुड हैव, कितने डायरेक्टर होने चाहिए नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमेटी के अंदर, 3 डायरेक्टर होने चाहिए। कौन होते हैं भाई, ये वो होते हैं, ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी जो मैनेजमेंट लेवल पे पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन है उनको ध्यान रखती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोग काम कर रहे हैं,
तो उनमें से ये नॉमिनेट करती है कि हमने इतने दिन में देखा है कि ये बंदा अच्छे से काम कर रहा है, इसको मैनेजर बनाया जा सकता है, डायरेक्टर बनाया जा सकता है या बड़े पोस्ट पे डाला जा सकता है। तो उनके लिए नॉमिनेशन करने का काम या उनके रेवोल्यूशन वगैरह फिक्स करने का काम ये कमेटी करती है। और इसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब 3 डायरेक्टर होते हैं। आगे आ जाते हैं। ऑडिट एन ऑडिट रिपोर्ट इज द, ऑडिट रिपोर्ट क्या है? मेन फाइनल, बिल्कुल इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ऑडिट में 3 फेज मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट फेज होती है प्लानिंग, ठीक है, दूसरी होती है एग्जीक्यूशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और लास्ट होता है रिपोर्टिंग। तो इसका मतलब ऑडिट का जो मेन आउटपुट है वो उसकी रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो क्या लिखा है? एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। ऑडिट ऑफ डिवेंचर इज कवर्ड अंडर सेक्शन, डिवेंचर की ऑडिट कौन से सेक्शन में कवर होती है? अब ये तो आपको सेक्शन याद होना चाहिए, सेक्शन 71 है। सेक्शन 71 में इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड बातें हैं और ऑडिट ऑफ डिवेंचर कवर होती हैं। ओके, आगे आ जाइए। 4 ही क्वेश्चन बचे हमारे पास में। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में कवर होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? तो ये होता है इस बेटा 123 के अंदर, सेक्शन 123 में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कवर होता है। आगे चलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन, जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो शेयर होल्डर कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? जनरल मीटिंग में, स्टैट्यूटरी मीटिंग में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में? तो शेयर होल्डर जितने भी काम करते हैं वो कहाँ करते हैं? जनरल मीटिंग में करते हैं। तो हम कहेंगे जनरल मीटिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, एजीएम बुलाई जाती है और उसमें अपॉइंट कर लिया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, कौन रिमूव कर सकता है? मालिक कर सकते हैं। मालिक कौन है? शेयर होल्डर, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर ही रिमूव कर सकते हैं। 2 तरीके के रिमूवल आपको बताए हुए हैं, एक बिफोर एक्सपायरी बताया हुआ है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, टर्म खत्म होने से पहले, जिसमें सीजी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, और एक ऑन एक्सपायरी जिसपे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बस आप दूसरा पॉइंट कर लो, अदर सी, तो वो अपने आप रिमूव हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर लिखा होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विथ रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी तो हम वो लिखते हैं, और नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है, और इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करता है। वो कोस्ट ऑडिटर की बात थी, ये इंटरनल ऑडिटर की बात है, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसको अपॉइंट करता है। ओके, तो आपके पेपर नंबर 12 के स्टडी मटेरियल के जितने एमसीक्यू वो सारे कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आया हो तो लाइक कर देना, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर देना ताकि उनके भी काम आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।